Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit 3rd, which is based on the STP strategy, segmentation, targeting and positioning, lecture number 25th. In lecture number 25th, we will discuss theories of positioning and effective positioning strategies. Before understanding this, first of all, we will discuss what is the meaning of पोजिशनिंग। बेसिकली जो एसटीपी स्ट्रेटजी है जो कि फिलिप कोटलर ने बताई थी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो पोजिशनिंग है वो एसटीपी स्ट्रेटजी का लास्ट स्टेप है। तो जो पोजिशनिंग वर्ड है वो सबसे पहले 1972 में एल राइस और जैक ट्राउट ने दिया था। उन्होंने ये बोला था कि पोजिशनिंग में कंपनी को अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ नहीं करना होता है। पोजिशनिंग में कंपनी को कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक अलग से इमेज क्रिएट करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलईडी टेलीविज़न एक प्रोडक्ट है, तो नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो एलईडी टेलीविज़न बना रही हैं, चाहे सोनी हो, सैमसंग हो, एलजी हो, पैनासोनिक हो, अकाई हो। तो क्यों कस्टमर सोनी के टेलीविज़न को परचेज करे? तो इसके लिए सोनी को अपने टेलीविज़न की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हैचबैक गाड़ी है वो मारुति सुजुकी भी दे रही है, टाटा भी दे रही है, हुंडई भी दे रही है, होंडा भी दे रही है, निसान भी दे रही है, रेनो भी दे रही है, फोर्ड भी दे रही है। तो क्यों कस्टमर हुंडई की गाड़ी को प्रेफर करे बजाय कंपटीटर्स के? तो उसके लिए हुंडई को अपनी हैचबैक की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? पोजीशनिंग बोलते हैं। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि बेसिकली मार्केटर यूज करता है, जिससे कि वो अपने ब्रांड की कस्टमर के माइंड में कंपटीटर के अगेंस्ट एक अलग से इमेज क्रिएट कर सके। तो जो पोजीशनिंग है उसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है? डिस्टिंग्विश करना अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को कंपटीटर के प्रोडक्ट और ब्रांड से। तो स्टेनन ने क्या डेफिनेशन दी थी कि पोजीशनिंग का मतलब बेसिकली प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करना। जैसे कि सोनी का नाम आते ही साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी बेस्ट का आता है। टाटा है वो अपनी गाड़ियों में हरमान का इंफॉर्मेशन सिस्टम देता है, तो उससे उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो बेस्ट का इमेज आती है। टाटा की इमेज आती ही सेफ गाड़ियों की इमेज आती है। मारुति का नाम आते ही इकोनॉमिक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों की, कार्स की इमेज आती है। तो ये क्या है? पोजीशनिंग है। तो कोटलर ने क्या कहा था कि सबसे पहले कंपनी को कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके हेट्रोजीनियस कस्टमर्स को होमोजीनियस कस्टमर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसे सेगमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद उनमें से सेगमेंट्स को टारगेट करना पड़ेगा, इवोल्वेट और सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसे टारगेटिंग कहते हैं। और थर्ड, जिस सेगमेंट को सेलेक्ट किया है, टारगेट कर रही है, उसमें अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के अगेंस्ट एक डिस्टिंक्ट इमेज को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसे पोजीशनिंग कहती है। तो जब कंपनी पोजीशनिंग कर रही है तो बेसिकली वो कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट कर रही है। तो पोजीशनिंग के टाइम पर कुछ क्या हो सकते हैं? एरर्स भी हो सकते हैं। तो कोटलर ने क्या कहा था कि कोई भी कंपनी पोजीशनिंग करती है तो इन्हें इन 4 पोजीशनिंग एरर्स से बचना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? अंडर पोजीशनिंग। अंडर पोजीशनिंग का मतलब कंपनी को जिस लेवल तक पोजीशनिंग करनी थी उस लेवल तक पोजीशनिंग नहीं हो पाती, तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में कुछ भी नया नहीं लगता। उसे ये लगता है कि मार्केट में जो और ब्रांड्स की भीड़ है उसी में से ही आपका एक ये प्रोडक्ट है। तो आप अपने प्रोडक्ट की एज एक्सपेक्टेड इमेज क्रिएट नहीं कर पाते हो। सेकंड क्या है? ओवर पोजीशनिंग। ओवर पोजीशनिंग का मतलब आपने किसी एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक पर इतनी ज़्यादा पोजीशनिंग कर दी है कि कस्टमर के माइंड में आपका प्रोडक्ट का नाम आते ही केवल वही फीचर ही याद आता है, बाकी आपके प्रोडक्ट में और फीचर्स भी होते हैं या आपके पास और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ओवर पोजीशनिंग बोलते हैं। जैसे टाटा ने अपनी तनिष्क की एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ऐसी पोजीशनिंग हुई कि तनिष्क का नाम आते ही कस्टमर के माइंड में लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड आने लग गया, और जो मिडिल क्लास का कस्टमर है वो उसके शोरूम पर नहीं जा रहा था क्योंकि इसकी इमेज बन गई कि इस पर कॉस्टली ज्वेलरी मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। तनिष्क के शोरूम में आपको रीजनेबल ज्वेलरी भी मिलती है। इसी तरह से रैम माइका है, उसने इतनी ज़्यादा अपनी पोजीशनिंग है वो डेकोरेटिव लेमिनेट्स की कि डेकोरेटिव लेमिनेट्स या राम माइका का नाम आते ही डेकोरेटिव लेमिनेट्स आते हैं, जबकि ये डेकोरेटिव ग्लासेस भी है, फ्लश डोर्स भी है और प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल
कराता है। नेक्स्ट क्या है, कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग। जब आप अपने प्रोडक्ट या ब्रांड का कोई क्लेम कर रहे हो तो कस्टमर है उसके लिए कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्लेम सही भी है या नहीं भी है। जैसे कि क्रस्ट रीजनरेटिंग इफेक्ट टूथपेस्ट फॉर वुमेन, क्रस्ट ने वुमेन के लिए टूथपेस्ट लॉन्च किया था, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया कि भाई डॉक्टर्स भी वुमेन टीथ और मैन टीथ में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, प्रॉपर्टी सेम होती है, तो वुमेन के लिए टीथ के लिए अलग से टूथपेस्ट क्यों। तो इससे वो कंफ्यूज हो गए। तो मेल ने तो वैसे ही नहीं परचेज किया वुमेन टूथपेस्ट की वजह से, और वुमेन ने भी इसलिए परचेज नहीं किया कि उन्हें ये पोजिशनिंग में कंफ्यूजन हुआ, उन्हें समझ में नहीं आई। नेक्स्ट एरर क्या हो सकता है, डाउटफुल पोजिशनिंग। कई बार जब आप कोई क्लेम कर रहे हो तो कंपनी को उस पर, कंपनी के क्लेम पर कस्टमर को क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। जैसे कि कोई है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो आपको कह रही है 1 साल में 100% रिटर्न मिलेगा, तो आपका उस पर क्या हो गया, डाउट हो गया। तो वो कैसी पोजीशनिंग कहलाएगी, डाउटफुल पोजीशनिंग कहलाएगी। पेप्सोडेंट ने एक बार पोजीशनिंग की थी, टूथपेस्ट है या तेंदुलकर, और 102% कीटाणुओं का, जम्स का वो किल कर रहा था, तो परसेंट 100 ही होता है, वो तो 102% पर कस्टमर्स को क्या हो गया, डाउट हो गया कि ये वाकई में क्लेम सही भी है या नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल पोजीशनिंग बोलते हैं। शुरू में जब गो डैडी आया था जो कि यूआरएल प्रोवाइड कराता है आपका वेबसाइट के लिए, तो लोगों को डाउट था कि समझ में नहीं आया था कि ये क्लेम कर रहा है ये सही भी है या नहीं भी है, ये एक्चुअल में करता क्या है, कैसे यूआरएल प्रोवाइड होता है। तो लोगों को उसके क्लेम पर डाउट था कि वो बिजनेस आपका बढ़ाएगा, लेकिन बाद में उसने पोजीशनिंग की और आज लोग हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए गो डैडी की सर्विसेज को हायर करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। कंपनी अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट करती है, तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो जो सबसे मेन और अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अपने प्रोडक्ट्स को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करना। और जब कंपनी पोजीशनिंग करती है तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो कस्टमर के इंपॉर्टेंट बाइंग क्राइटेरियाज होते हैं उन्हें एड्रेस करती है। जैसे कि कोई कंपनी टायर बनाती है, टायर मैन्युफैक्चरर है, तो वो टायर की ड्यूरेबिलिटी के बेस पर ही पोजीशनिंग करेगी, टायर के कलर के बेस पर नहीं करेगी या टायर की शेप के बेस पर नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी कस्टमर टायर को उसका कलर देखकर परचेज नहीं करता है। और शेप है उसकी राउंड शेप ही होगी, बाकी और कोई अदर शेप नहीं हो सकती। तो उसकी मजबूती, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग लास्टिंग के बेस पर ही क्या किया जाता है, उसकी पोजीशनिंग की जाती है। और थर्ड क्या है, आर्टिकुलेट की प्रोडक्ट और कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स की एक यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो आपको उस फीचर पर या उस कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करना चाहिए जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो अब नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट। इतना तो अब हमें समझ में आ ही गया, प्रोडक्ट पोजीशनिंग में कंपनी अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करती है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को कैसे किया जा सकता है, फर्स्ट है खुद प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर कर, दूसरा उसके साथ दी जाने वाली सर्विसेज के बेस पे डिफरेंशिएट कर कर, थर्ड कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकती है, फोर्थ कंपनी अपनी इमेज के बेस पर भी डिफरेंशिएट कर सकती है। वी विल डिस्कस ऑल दीज डिफरेंशिएशन वन बाय वन। तो फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जो प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करने का स्कोप है वो वेरी करता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जेनेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन का स्कोप नहीं होता, जैसे कि मीट है, स्टील है। कुछ प्रोडक्ट्स बल्कि ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन का स्कोप होता है, जैसे होम अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, स्मार्ट गैजेट्स हैं। कई बार जो आपका प्रोडक्ट बहुत हाईली स्टैंडर्डाइज होता है तो उसमें भी हम कुछ वैरायटी प्रोवाइड कराकर क्रिएटिविटी देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे कि सीमेंट है, वो एक बेसिकली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, तो कंपनीज ने उसमें भी डिफरेंशिएशन किया। जैसे कि बिरला सीमेंट ने हाईलाइट किया कि हमारे सीमेंट में रेड ऑक्साइड है जो कि लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि इसमें आरसीसी है, रेनफोर्स सीमेंट एंड कंक्रीट में जब डालते हैं उस सीमेंट को तो वो जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है आरसीसी में उसको जंग नहीं लगता, क्योंकि रेड ऑक्साइड की वजह से वो रस्ट से उसको बचाता है। तो प्रोडक्ट को किन किन बेस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है प्रोडक्ट की फॉर्म के बेस पर, प्रोडक्ट के डिजाइन के बेस पर,
प्रोडक्ट के फीचर्स के बेस पर, साइज ऑफ द पैकेज के बेस पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर, ड्यूरेबिलिटी के बेस पर एंड रिलायबिलिटी के बेस पर। तो फर्स्ट क्या आ जाता है, प्रोडक्ट की फॉर्म। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसकी बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो प्रोडक्ट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर उसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि HUL का लक्स सोप है, वो पहले सॉलिड फॉर्म में आ रहा है और बाद में उसे लिक्विड सोप में कन्वर्ट कर लिक्विड फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया। विम है वो बार फॉर्म में आ रही है, तो विम लिक्विड के थ्रू उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कर दिया। पहले डिओड्रेंट्स हैं वो गैस फॉर्म में आते थे, तो बाद में उसे गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड, प्रोडक्ट के डिजाइन के बेस पे। तो प्रोडक्ट डिजाइन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंपनी कोई भी नए प्रोडक्ट को बनाती है। तो अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन है उसमें फंक्शनैलिटी और यूजफुलनेस होनी चाहिए। तो जैसे कि सोनी ने वॉकमैन को डिजाइन किया पोर्टेबल कैसेट प्लेयर को, तो उससे पहले जो भी म्यूजिक सिस्टम था वो पोर्टेबल नहीं था, आप उसे आउटडोर यूज नहीं कर सकते। तो सोनी ने केवल जो कैसेट है उसके साइज में अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया और बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने आईपॉड है उसको डेवलप किया, तो वो केवल एक पॉकेट में ही आ जाता था, 1000 सॉन्ग्स इन यूर पॉकेट। तो आईपॉड भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। आप देखोगे पहले CRT टेलीविज़न आते थे, फिर LCD टेलीविज़न आए, फिर LED टेलीविज़न आए। तो टाइम के बेस पर उनका डिज़ाइन चेंज होता गया। पहले बजाज का जो स्कूटर आता था वो ओल्ड डिज़ाइन का था, बाद में बजाज ने उसको कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट फीचर। आप प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स को डालकर इंकलकेट कर भी अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, कभी मोबाइल फ़ोन में पॉपअप स्क्रीन आ गई, कभी फ्रंट कैमरा आ गया, नोस डिस्प्ले आ गया, कभी फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गया, कभी इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गया। अब फ्लेक्सिबल स्क्रीन वाले मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं। आप देखोगे टाटा ने अपनी जो प्रीमियम हैचबैक है टाटा एल्ट्रोज, उसमें 90 डिग्री ओपन डोर्स दिए जिससे कि इनग्रेस और आउटग्रेस इजी हो सके। टाटा नेक्सॉन में 3 मोड्स आ रहे हैं, सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो ये क्या है, फीचर्स हैं। वीवो ने अपने स्मार्टफोन में पॉपअप कैमरा दिया, सेल्फी कैमरा, तो ये क्या है, एक फीचर है। तो आप फीचर के बेस पर भी अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या जाता है, साइज ऑफ द पैकेज। आप अपने प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर भी अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि पेप्सी है, पहले पेप्सी और कोको कोला है वो कांच की बोतल में आते थे, तो कई बार घर पर ज़्यादा मेहमान आ जाते थे तो हम इसे लाना प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि आपको वापस उसको रिटेलर को डिपॉजिट कराकर आनी पड़ती थी। तो बाद में पेप्सी ने इसको प्लास्टिक के पैकेज में कर दिया और पार्टी बॉटल्स में 1 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर, 2.25 लीटर में भी आ गए, तो इससे उसकी जो सेल है वो इन्हांस हो गई। शुरू में जो शैम्पू थे वो शैम्पू बॉटल्स में आते थे, तो इंडियंस हैं वो शैम्पू को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि वो लेस फ्रिक्वेंटली शैम्पू करते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार, तो वो इतनी महंगी बोतल को परचेज नहीं करते थे। तो चिक ने सैशे फॉर्म में 1 रुपये में सैशे इंट्रोड्यूस किया और वो सक्सेसफुल रहा। तो ये क्या है, साइज ऑफ द पैकेज। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वालिटी का क्या मतलब होता है कि जो आपने प्रोडक्ट से क्लेम किया है, अगर प्रोडक्ट वो परफॉर्म कर रहा है तो क्वालिटी का है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि सोनी है वो हमेशा कहती है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, टेलीविज़न हैं, उनमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। बांगुर सीमेंट की ऐड आती है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एप्पल हमेशा अपने स्क्रीन रिजोल्यूशन को रेटिना डिस्प्ले कहता है और कहता है कि बेस्ट क्वालिटी का है। मर्सिडीज, BMW हमेशा अपनी गाड़ी के इंटीरियर और इंजन को बेस्ट क्वालिटी बताती हैं। सोनी है वो अपने प्रोजेक्टर में लेंस आर्स को क्लेम करता है कि ये सबसे ज़्यादा आपको लेंस आर्स देता है। तो इन्होंने किसके बेस पर अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर किया हुआ है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ड्यूरेबिलिटी। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम उनकी ड्यूरेबिलिटी के बेस पर परचेज करते हैं। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लाइफ। जैसे कि आप सेल परचेज करते हो तो उसको रिमोट का सेल हो चाहे वॉल क्लॉक का सेल हो, तो आप उसे उसकी ड्यूरेबिलिटी की कितने टाइम तक चलेगा, तो ड्यूरेसेल ने अपने आप को इसी बेस पर ही डिफरेंशिएट किया था। पैरागॉन हवाई चप्पल है, चलती जाए। सेलो है,
प्लास्टिक की चेयर है तो ये भी हम ड्यूरेबिलिटी के बेस पर, एक्साइड की बैटरी है वो भी अपने आप को ड्यूरेबिलिटी के बेस पर पोजीशनिंग करती है। फ्लेयर ने राइटोमीटर लिखा था, दुनिया का सबसे ज़्यादा लिखने वाला पेन, तो उसने भी इसको ड्यूरेबिलिटी के बेस पर पोजीशनिंग की थी। नेक्स्ट क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी की जब प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तब वो फेल नहीं होगा, वो अपना काम बखूबी करेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी। तो वोल्वो है वो हमेशा अपनी पोजीशनिंग रिलायबिलिटी के बेस पर करता है कि वोल्वो है वो सिनोनिम है सेफ्टी का, कि जब कभी भी एक्सीडेंट्स होंगे तो जो वोल्वो है वो सेफ रहेगी और हमेशा उसके जो एयर बैग्स हैं वो ओपन होंगे। गोदरेज है, स्टील अलमीरा या गोदरेज लोकर, वो भी अपनी पोजीशनिंग किसके बेस पर करता है, रिलायबिलिटी के बेस पर, कि अगर कोई चोर आ जाएगा, खूब है इस लोकर को तोड़ने की कोशिश करेगा लेकिन ये उससे ओपन नहीं होगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसके बेस पर हो गया, प्रोडक्ट के बेस पर। फिर सेकंड आ जाता है सर्विस डिफरेंशिएशन। आपने देखा प्रोडक्ट को हम फॉर्म, डिजाइन, साइज, पैकेज, ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी के बेस पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये इजी टू इमिटेट होते हैं। आपने कोई फीचर दिया, कंप्यूटर भी कुछ टाइम बाद फीचर दे देगा। आपने डिजाइन चेंज किया, कंप्यूटर भी डिजाइन चेंज कर देगा। आपने प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज की, कंप्यूटर भी प्रोडक्ट की फॉर्म चेंज कर देगा। आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज की, कंप्यूटर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेंज कर देगा। तो भैया अब आपके और कंप्यूटर के प्रोडक्ट में वापस से कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ जो सर्विसेज दे रहे हो उसके बेस पर आप अपने प्रोडक्ट को कंप्यूटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो सर्विस डिफरेंशिएशन हम किसके बेस पर कर सकते हैं, ऑर्डरिंग ईज के बेस पर, इंस्टॉलेशन के बेस पर, कस्टमर को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराकर, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, कस्टमर को कंसल्ट कर कस्टमर को डिलीवरी प्रोवाइड कराकर। तो फर्स्ट क्या है सर्विस डिफरेंशिएशन, ऑर्डरिंग ईज। दो अलग अलग फूड रिटेलर्स हैं, दोनों के जो इंडिग्रेंट्स प्रोडक्ट्स हैं, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, उन दोनों की क्वालिटी सेम है, टेस्ट सेम है, लेकिन एक फूड रिटेलर के पास अगर आपको पिज़्ज़ा या बर्गर परचेज करना है तो वहीं जाकर ही ऑर्डर देना पड़ेगा। दूसरे को आप वहाँ से भी ऑर्डर दे सकते हो, जोमेटो से भी ऑर्डर दे सकते हो, स्विगी भी से भी ऑर्डर दे सकते हो, उनके टोल फ्री नंबर से भी ऑर्डर दे सकते हो। आपके पास नंबर ऑफ मोड्स अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा कस्टमर्स उन कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे जिनको वो इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग ईज बोलते हैं। सेकंड है डिलीवरी। दो कंपनी हैं, दो कंपनी के सेम फूड रिटेलर्स के प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक को आपने ऑर्डर दिया वो विद इन हाफ एन आवर आपको डिलीवर कर देता है, दूसरा है शाम को 5 या 6 घंटे बाद डिलीवर करता है। तो बट ऑब्वियस हम उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जो कि हमें टाइम से डिलीवरी दे रहा है। इसके अलावा जो भी कुरियर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो फेडेक्स हो, यूपीएस हो, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट किसके बेस पर करते हैं, उनकी स्पीड और एफिशिएंसी डिलीवरी में। जैसे डोमिनोज ने किया था कि अगर आपने ऑर्डर दिया है तो या तो 30 मिनट के अंदर आपको गर्मा गर्म पिज़्ज़ा मिलेगा, अदरवाइज आप उसे फ्री में ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलेशंस। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को फ्री इंस्टॉल की सर्विस देकर भी अपने आप को कंप्यूटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे आपने एसी परचेज किया तो आप एसी को खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो कंपनी आपको इंस्टॉलेशन फ्री प्रोवाइड करा रही है, तो अपने आप को इंस्टॉलेशन के बेस पर डिफरेंशिएट कर रही है। आपने डीटीएच लिया तो उसकी डिश को आप सैटेलाइट के साथ ट्यून नहीं कर सकते, उसे छत पर इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो कंपनी आपको या रिटेलर आपको वो इंस्टॉलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो उसने अपने आप को इंस्टॉलेशन के बेस पर डिफरेंशिएट किया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, कस्टमर ट्रेनिंग। कई प्रोडक्ट्स हैं उनकी कस्टमर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि किसी कस्टमर ने माइक्रो ओवन परचेज किया, फर्स्ट टाइम ओवन परचेज किया, उसे पता नहीं ओवन में डिशेज कैसे बनाई जाती हैं। एक दूसरा कंपनी है वो अपने ओवन के साथ ट्रेनिंग क्लासेज लगाती है और वहाँ पर कस्टमर को इन्वाइट करती है, उसे नई नई डिशेज बनाना सिखाती है, उसे ग्रिल मोड, कन्वेंशन मोड कैसे यूज किया जाता है ये बताती है, तो अपने कस्टमर को क्या दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। किसी कस्टमर ने फोटोकॉपियर मशीन को इंस्टॉल किया तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव उसे बता रहा है कि 1 साइड प्रिंट कैसे देने हैं, 2 साइड प्रिंट कैसे देने हैं, स्कैनिंग कैसे करना है, पेपर जैम हो जाए तो उसे कैसे सही करना है, रिम कैसे चेंज करनी है, इंक कैसे चेंज करनी है, तो वो कस्टमर को ट्रेनिंग दे रही है, तो उसके प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट। किसी एक कस्टमर को कार परचेज करनी है, वो फर्स्ट शोरूम पर गया तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो कैश ही देंगे, अगर आपको क्रेडिट लेना है तो खुद आप कार लोन के लिए बैंक से बात
कर लो। दूसरी कंपनी या दूसरा रिटेलर कहता है कि आप तो केवल अपने पिछले 3 साल का जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो ले आओ और डाउन पेमेंट कर दो, हम आपको खुद अपने यहाँ से फाइनेंशियल अरेंजमेंट अवेलेबल करा देंगे। तो बट ओबियस जो ये बोल रहा है उसके कस्टमर बेस ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, पर्सनल डिफरेंशिएशन। आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर में तो कस्टमर को सर्विस लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है। तो जो कंपनीज को ये रियलाइज हो चुका है कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और वो अपने एम्प्लॉयज़ के बेस पर भी अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश एयरवेज है, वो अपने आप को अदर एयरवेज से डिफ्रेंशिएट करती है कि अपने एम्प्लॉयज यानी कि क्रू मेंबर्स के बेस पर। तो आज की डेट में जो ब्रिटिश एयरवेज है वो सक्सेसफुल एयरवेज है। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज की किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है। फर्स्ट, कंपिटेंट, कि उनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है या स्किल है। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो वो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को अपनी पॉलिसीज की प्रॉपर नॉलेज देगी और उनके अंदर सेल्स की स्किल इनकलकेट करेगी। हमारे पास कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर आ रहा है तो हमारे जो भी डाउट्स होंगे उसको वो डाउट्स क्लियर करना चाहिए। सेकंड क्या है, कर्टसी, कि जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए और कंसिडरेट होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी, वो कोई भी गलत क्लेम ना करें, उन पर कस्टमर को ट्रस्ट करना आना चाहिए। रिलायबल, हर कंडीशन में उनका जवाब जो भी पॉलिसीज है या जो भी सर्विसेज हैं उनके लिए सेम होगा तो वो रिलायबल होंगे। अगर आपने कोई कंप्लेंट की है और तुरंत आपके पास फ़ोन आ गया तो इट मीन्स वो रिस्पॉन्सिव है, और नहीं आपकी जवाबदेही ले रहे तो इट मीन्स वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिव बनाकर भी उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और कस्टमर को कैसे कन्विंस करें, चाहे न्यू कस्टमर्स हों चाहे सर्विस हों, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम को ढंग से सुन सकें और उनकी ग्रीवियंसेस को हैंडल कर सकें। तो इसके थ्रू भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि मैक्स लाइफ है, वो हमेशा कहती है कि जो हमारे एडवाइज़र हैं वो आपके सच्चे एडवाइज़र हैं। आप जो भी इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको हमेशा सही बताएंगे। एक्सिस बैंक है, कहता है दिल से ओपन, कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम पूरी लगन और मेहनत से आपके लिए करते हैं। ICICI बैंक ने टैगलाइन बनाई है, रखे ख्याल आपका, कि इसके एम्प्लॉयज़ कर्टसी है इनमें और वो हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट जो डिफ्रेंशिएशन आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, इमेज डिफ्रेंशिएशन आ जाता है, जो कि हम इस लेक्चर के पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर है पोजीशनिंग की थ्योरीज और पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, उसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पार्ट सेकंड में रिमेनिंग लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।